So in last lecture, we have studied the meaning of accountancy, meaning of bookkeeping. ये सब हमने सीख लिया है. Is that clear? Okay. Now, अब accounting and accountancy में क्या difference है? तो accounting क्या है? It is a process and accountancy is a knowledge. तो अकाउंटिंग कैसे करना है उसका प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग. और अकाउंटेंसी क्या है? पूरी फील्ड है जिसके अंदर अकाउंटिंग भी कवर हो जाता है, बुक कीपिंग भी कवर हो जाता है. द अकाउंटेंसी फ्रेम द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड इन कंप्लाइड इन अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहाँ से मिलेंगे आपको? अकाउंटेंसी में से. तो इट इज therefore said that accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accounting. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आएगा, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. सपोज आपने 11th-12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो इन इनिशियल लेवल आपको जो जॉब मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद, बीकॉम किया है अकाउंटिंग पे, तो आपको जो जॉब मिलेगी वो कौन सी होगी? बुक कीपिंग की. क्लियर? और उसके बाद जब आप बुक कीपिंग की जॉब करोगे उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, तब आप अकाउंटिंग के ऊपर चले जाओगे. अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस की. तो यस, तो सबसे पहले जनरली हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है. तो जो बुक कीपिंग है ना वो इनिशियल लेवल है. सपोज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपने शुरुआत में जॉब की, तो शुरुआत में आपको कौन सी जॉब मिलेगी? आपको बुक कीपिंग की, जिसमें आपको क्या करना होगा? आपको सारे वाउचर्स दिए जाएंगे, उस वाउचर्स के मुताबिक आप अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे. हाँ, अकाउंटिंग एंट्री करोगे अब तो कंप्यूटर में ही करनी है, मींस लेजर पोस्टिंग, और वो रेयरली आएगा. तो ये जो जॉब है वो किसकी है? बुक कीपर की. उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, पोस्टिंग बराबर है कि नहीं देखना, उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स की एंट्रीज है वो बराबर है कि नहीं वो चेक करना. ये सारी बेसिक वर्क जो होगा वो बुक कीपर करेगा. जबकि अकाउंटेंट क्या करेगा? बुक कीपर ने जो काम किया होगा वो एक तो चेक करेगा, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग का काम अकाउंटेंट करेगा. बुक कीपिंग खत्म होगी फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी. तो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द, हाँ, तो अकाउंटिंग कवर द बुक कीपिंग. सो मीनिंग एंड स्कोप. So meaning and scope में it is a part of accounting as it involve identification of the financial transaction, measurement of such transaction in monetary terms, recording of such transaction in the books of account, classifying the transaction and event by the way of posting them. तो ये सारा काम बुक कीपर को करना है. ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सपोज दो बैलेंस शीट की बात करते हैं. सपोज एक बंदा है, उसकी बैलेंस शीट ऐसी है कि उसके पास लैंड है 5 एकर्स, उसके पास कैश है 50,000, और उसके पास जो शॉप है उसका बिल्डिंग 3 स्टोरी बिल्डिंग है शॉप का. और दूसरा है उसके पास 2 एकर्स ऑफ लैंड है, कैश तो 50,000 ही है, और 1 स्टोरी शॉप है. चलो कौन ज्यादा रिच? अब मैं बताता हूँ कि जिसके पास 5 एकर्स ऑफ लैंड है वो कहीं पुराने गांव में है, जो घर है वो भी कहीं गांव पे है, और जो नया बंदा है बराबर उसका, हाँ, उसकी जो लैंड है वो न्यू अलकापुरी में है, और जो 1 स्टोरी शॉप है वो मुंबई में एग्जैक्ट मरीन ड्राइव के सामने, बीच के सामने है. तो कौन रिच? दूसरा वाला. तो जब तक आप फिजिकल फॉर्म में एसेट को लिखोगे तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओ. तो आपको क्या करना होगा? उसको मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना होगा. तो ये काम भी बुक कीपर करेगा, और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करने का काम भी कौन करेगा?
बुक कीपर। जबकि अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटेंट क्या करेगा वो देखते हैं, चलो। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये पूरा एक्टिविटी किसका आ गया, बुक कीपर का। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, क्या क्या ट्रांजेक्शन और इवेंट वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में, ये रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन का काम तो सारा बुक कीपर का आ गया, जो अकाउंटिंग में भी है। तो जो बुक कीपिंग है वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, बट अकाउंटिंग में नया क्या आया, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये जो रिजल्ट आया ना, उसका रीजन फाइंड करने का, कि रिजल्ट क्यों आया, प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों कम, लॉस क्यों ज्यादा हुआ, या प्रॉफिट क्यों रिड्यूस हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो एनालाइज करने का काम कहाँ पे आ जाता है, अकाउंटिंग में। क्लियर। सेकेंड, चलो स्टेज, बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड देयरफॉर कंसीडर एज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। जबकि ये जो अकाउंटिंग है वो क्या है, सेकंड स्टेज, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है। चलो उसके बाद पर्पस, पर्पस क्या है, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, ये बुक कीपिंग का पर्पस है। जबकि अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, एसर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, मींस प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने का, फाइनेंशियल पोजीशन जानने का ऑफ द एंटरप्राइज, एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। सबसे पहली इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, मैनेजमेंट। जो बिजनेस रन कर रहा है उसको तो पता चलना चाहिए ना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो पता चलना चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज, उसका पर्पस क्या है अकाउंटिंग का, जो नेट रिजल्ट है, नेट फाइनेंशियल पोजीशन है वो जानने का, एंड देन आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेट टू द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर में सबसे पहले कौन आ गया, मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग आएंगे। सपोज एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन हो जाएगी, एक तो डायरेक्टर और मैनेजमेंट आ जाएगा, दूसरे ओनर आ जाएंगे, बिकॉज कंपनी के अंदर ओनर एंड मैनेजर्स बोथ आर डिफरेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भले मुकेश अंबानी और उसका फैमिली मैनेज कर रहा है, बट उसका ओनरशिप मुकेश अंबानी का फैमिली नहीं है। मैं आप जिसके भी पास रिलायंस के शेयर है वो सब शेयर होल्डर उसके ओनर है। तो जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई जो अर्न कर रहा है उसमें से टैक्स रेवेन्यू के तौर पे कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद जो क्रेडिटर है, जो रिलायंस को डेट प्रोवाइड कर रहे हैं या क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो भी पैसे देने से पहले, गुड्स देने से पहले सोचेंगे ना कि भाई मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो वो लोग भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, इसलिए टैक्स की वजह से वो भी एनालाइज करेगा। उसके कॉम्पिटिटर भी उसको एनालाइज करेंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटर क्या देखेंगे कि क्यों ये इतना मुनाफा अर्न कर रहा है और हम नहीं कर सकते, उसके रीजन फाइंड करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। तो जितने भी लोग ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने वाले, उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मीन्स कम्युनिकेट करना, ये काम किसका है, अकाउंटिंग का। नेचर, तो ये जो बुक कीपिंग की एक्टिविटी है वो क्या है, रूटीन नेचर की है। जबकि अकाउंटिंग की एक्टिविटी है वो क्या है, एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, वो चेंज हो जाती है। अब मुझे बताओ, जो बुक कीपर है वो करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल चाहिए, बेसिक जो जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट के रूल्स और वो सब पता होंगे तो उसको वो आ जाएगा। तो इट इज अ मैकेनिकल नेचर एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। तो जब आप अकाउंटिंग सीखोगे ना, 11th 12th में, तो आपको बेसिक ये सभी सीखना है। डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी अभी नहीं सीखनी, 12th के अंदर आएगी आपकी बहुत सारी, बट अभी 11th में तो ये आने वाली नहीं है।
तो इसमें कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। बट जब आप किसकी बात करोगे, बुक कीपिंग की, सो इट रिक्वायर्ड अ स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जो इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्टिवली इंटरप्रेट करने के लिए स्किल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एक प्रैक्टिकल सम एग्जांपल देखते हैं। आपको पता होगा कि थोड़े समय के लिए जो रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप थे ना वो बंद हो गए थे। पहले शुरू किए थे उन्होंने, बाद में बंद कर दिए, उसके बाद वापस स्टार्ट कर दिए। ऐसा देखा है, रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप है वो पहले बंद हो गए थे। उसके लिए वो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो आप आगे पढ़ोगे। सपोज आप 10 रुपए की कोई चीज बनाते हो, और 10 रुपए की वो चीज बनाने में आपका खर्चा कितना है, 6 रुपीज की फिक्स कॉस्ट है और 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे करके 10 रुपए में वो चीज बनती है। क्लियर। और आप उसको 12 में बेचते हो तो आपका 2 रुपए प्रॉफिट हुआ। चलो, सपोज किसी कारण सर ड्यू टू कंपटीशन अगर आपको ये चीज 8 रुपए में बेचनी पड़े तो क्या होगा, आपको 2 रुपए का लॉस होगा। तो क्या आप इसको कंटिन्यू करेंगे या बंद कर दोगे, नहीं। तो ये आपकी गलती है। मैंने क्या बोला था, जो 10 रुपए का खर्चा है उसमें से 6 रुपए आपकी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, और 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैंने ये प्रोडक्शन बंद कर दिया तो मुझे कितने रुपए का लॉस होगा, 6 रुपए का, बिकॉज वो तो फिक्स है, होने वाला ही है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वो पैसे डाल दिए। प्रोडक्शन ही बंद कर दे। प्रोडक्शन आपने बंद कर दिया, बट आपने जो मशीनरी एक्वायर की है, जो एसेट खरीदी है, जो लैंड खरीदी है, बराबर, आपने परमानेंट बंद नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो जो खर्चा आपने ऑलरेडी कर दिया है वो कहीं से तो रिकवर होना चाहिए। अगर आपने बंद कर दिया है तो वो खर्चा तो ऐसे ही चलता रहेगा, बिकॉज एक बार पैसे तो डाल दिए हैं मेरे। अब यहाँ पे अगर मैं 8 रुपए में बेचता हूँ वो चीज, तो मुझे एक्चुअली 2 रुपए का लॉस होता है। बट हर महीने वो चीज बनाने के लिए तो मुझे कितने निकालने हैं, सिर्फ 4 रुपए ही ना, बिकॉज 6 रुपए तो ऑलरेडी मैंने इनकम कर दिए। वो खर्चा तो मैंने पहले से कर दिया है, तो फिर भी 2 रुपए तो रिकवर होते हैं ना। तो अगर मैंने बंद कर दिया तो 6 रुपए का लॉस होगा, बट प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा तो 2 2 रुपए मिलते जाएंगे, तो 4 रुपए का ही लॉस बचा ना। तो इसी वजह से जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, जब तक उनके वेरिएबल कॉस्ट से सेलिंग प्राइस ज्यादा थी ना, तब तक वो लॉस कवर करने के लिए भी अपने पेट्रोल का प्रोडक्शन और वो सब चालू रखते थे। बिकॉज रिलायंस और आईओसीएल के पेट्रोल पंप में क्या फर्क है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो रिलायंस को भी प्रॉफिट होगा और आईओसीएल को भी प्रॉफिट होगा। बट अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया और पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसको तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी। बट रिलायंस तो गवर्नमेंट नहीं है, वो तो प्राइवेट है, तो उसको तो कोई सब्सिडी मिलने वाली नहीं है, तो उसको ये लॉस हो रहा है। फिर भी वो अपना प्रोडक्शन चालू, तो ये जो डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी है ना वो कौन करेगा, अकाउंटेंट। चलो, परफॉर्मेंस, तो ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, जूनियर स्टाफ। जबकि अकाउंटिंग की एक्टिविटी कौन करेगा, सीनियर स्टाफ, एक्सपीरियंस। तो ये पता चला। चलो, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एज पर द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information। तो उसको ये समराइज के तौर पे शॉर्ट में डेफिनेशन दे दी। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मीन्स रिलेटेड टू बिजनेस, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सारी इंफॉर्मेशन, परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन
बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जो ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल रखना, वो क्या हो गया, अकाउंटिंग का। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जानने से पहले आपको अकाउंटिंग की कितने वर्ड जानने जरूरी है, उसके बाद हम ये ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और ब्रांचेस जानेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना वो सबसे पहले हम वो जानेंगे। चलो, वो सेकेंड पार्ट में दिया होगा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पॉइंट क्या आया, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया। हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, उसके बाद उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो in order to record the transaction in the books of account, it is necessary to identify the transaction which are considered a part of economic activity for the entity. This is done with the help of bills and invoice issued for the respective transaction. बराबर, ये बिल्स और इनवॉइस है, उसको हम दूसरा कौन से नाम से जानेंगे, we consider it is a वाउचर कहेंगे। क्या कहेंगे, वाउचर। सेकेंड पॉइंट इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मनी फॉर्मेट में। मैंने एग्जांपल दिया है ना अभी, दो बैलेंस शीट थी, कौन सा बिजनेस ज्यादा रिच है, तो पहले तो आपने बता दिया था कि भाई पहला वाला बिजनेस ज्यादा रिच है। बट जब आपने उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया तो पता चला कि नहीं नहीं, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला ज्यादा रिच है। So in order to measure all the identified transaction and event in terms of common measurement unit, all the transaction are to be measured in terms of money. This is because accounting record only those transaction which are measurable in terms of money. उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट थिंग इज, हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, छोटा बिजनेस होगा तो सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होंगे, जर्नल। और अगर बड़ा बिजनेस होगा, सब्सिडरी बुक। बराबर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, जर्नल और सब्सिडरी बुक में से ट्रांजेक्शन को कहां पोस्ट करना है, लेजर अकाउंट्स में। दैट इज द एक्टिविटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके बाद समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइज कहां करेंगे आप, ट्रायल बैलेंस। यस, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और बैलेंस शीट क्या इंडिकेट करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये समरी हो गई। उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वी नोन इट कलेक्टिवली एज अ फाइनल अकाउंट। उसके बाद का पॉइंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। In order to make valuable judgment and financial decision,
The information presented in various statement is analyzed, interpret in a systematic manner. ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का जो एक्टिविटी है ना, वो हर एक लोगों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग होता है, बराबर। सपोज कोई कंपनी है और उसके शेयर आप बाय कर रहे हैं, तो आपकी एनालिसिस के मुताबिक आपने उसका प्रॉफिट लॉस फ्यूचर पर्सपेक्ट सब देखा और आपको लगता है कि ये कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज इन फ्यूचर देर आर सम पॉसिबिलिटी कि ये कंपनी ज्यादा अर्न करेगी। आपको लगेगा कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप उसको बाय करोगे। जबकि कोई एक बंदा ये है तो ये सोचता है कि नहीं, इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसने अपने पीक लेवल पे आ गया, इसने जो प्रॉफिट अर्न करना था वो बहुत अर्न कर दिया है। इट मे बी पॉसिबल के इन रिसेशन आ सकता है और उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस शेयर को बेचेगा। बिकॉज जब भी आप कंपनी का कोई शेयर बाय करते हो तो कोई ना कोई तो बेचने वाला होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो जो बायर है उसका एनालिसिस क्या होता है कि कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट दे। हाँ, और जो सेलर होता है वो क्या सोचता है, लॉस हाँ नहीं ठीक है, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो शायद डाउन हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो मैं उसको हाँ मैं कम प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाता हूँ इसमें से। तो ये जो एनालिसिस होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, बराबर। तो वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट एंड कंक्लूजन टू द इंटरेस्टेड यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट। तो वेरियस स्टेटमेंट मींस कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बैलेंस शीट आएगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट आएगा। ये सारे स्टेटमेंट के मुताबिक जो इन्वेस्टर है उनको ये है एड मींस हेल्प मिल जाएगी टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये पता चला।